नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक बताए गए हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और थर्ड की बात करें सेवा क्षेत्र है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था की जो क्षेत्रक बताए हैं वो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर बताए गए हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के आधार पर पहला क्षेत्र देखें, प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा कि जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र अब कच्चे तौर पर पाया जाता है तो कृषि भी इसी में आती है, इसलिए इसको कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्र को। ठीक है। और इसमें श्रमिकों को रेड कॉलर जॉब कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड कॉलर। उदाहरण हो गया उत्खनन करना, कृषि करना, पशुपालन करना, वानिकी करना, शिकार, चारागाही, मछली पकड़ना, मधुपालन। ये सब सभी कच्चे तौर पर प्राकृतिक संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्राथमिक क्षेत्र बोला जाता है। जहाँ पर अगर जीडीपी के आधार पर बताएं तो प्राथमिक क्षेत्र 17% इस समय काम करती है और श्रम बल कितना काम कर रहा है? 51% काम कर रहा है। आगे की ओर चलें और अगले क्षेत्र की बात करें तो अगला क्षेत्र है आपका द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों को कच्चे माल की तरह उपयोग करना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र। मान लीजिए हमें बिस्किट बनानी है, ठीक है, तो बिस्किट के लिए कच्चा सामान क्या चाहिए? गेहूँ चाहिए। तो गेहूँ को हम क्या करेंगे? गेहूँ को लेंगे, उससे हम आटा बनाएंगे। ठीक है। तो आटा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मशीन चाहिए। इसका मतलब हमें उद्योग लगाना पड़ेगा। तो उद्योग भी किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। यानी जो भी हम नई चीज़, जो भी बिस्किट हम बना रहे हैं वो विनिर्माण कर रहे हैं। किसका यूज करके? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग करके। ठीक है। इसलिए इसे विनिर्माण कार्य कहेंगे। जनन द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जनन भी आता है, उत्खनन भी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जितने भी औद्योगिक कार्य किए जाएंगे वो भी द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। विद्युत गैस जलापूर्ति भी किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। द्वितीयक क्षेत्र में कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर कहा जाता है और अकुशल श्रमिक को ब्लू कॉलर कहा जाता है। अगर जीडीपी के आधार पर बताएं, द्वितीयक क्षेत्र 29% का जीडीपी पे काम किया जा रहा है और श्रम बल इस समय कितना है? 22% है। ठीक है। यानी द्वितीयक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से कच्चे माल को लेते हैं, उसका मूल्यवर्धन करते हैं और नई चीज़ का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। आगे की ओर देखें, तीसरे क्षेत्र की बात करें। तीसरा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र या इसी को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। ठीक है। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है इसमें। यानी सेवाएं कैसे देंगे? अब भैया उत्पादन होगा तो दुकान को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो पैसा जमा करने के लिए क्या चाहिए? बैंकिंग चाहिए। तो यानी जो बैंकिंग होगा वो किस में आता है? वो आता है सेवा क्षेत्र में। ठीक है। और भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। उसके बाद आता है शिक्षा, उसके बाद आती है चिकित्सा, उसके बाद आती है परिवहन एवं संचार सुविधाएं, सॉफ्टवेयर। ये सभी क्या हैं? सेवा क्षेत्र हैं और इन्हें कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र। आगे की ओर बात करें, चतुर्थ क्षेत्र की बात करें तो चतुर्थ क्षेत्र में कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। इसमें ज्ञान आधारित उद्योग लगाए जाते हैं, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान किया जाए और विकास पर एक ऐसा होता है केंद्रित होता है। पंचम क्षेत्र क्या है? पंचम क्षेत्र में डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर, प्रोफेसर, स्पेस, ये सभी पंचम क्षेत्र में आते हैं, जो कि क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं और वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारी अनुसंधान वैज्ञानिक विधि वाला क्या करता है? परामर्शदाता का तरह का कार्य करता है। तो पंचम क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति आते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और स्पेस। ठीक है। अब बात करें औसत आय। औसत आय क्या है? औसत आय का मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? देश की कुल आय में अगर कुल जनसंख्या को भाग कर दिया जाए। प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा हम देख लें कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। उदाहरण हो गया कृषि उत्पाद, डेयरी, मत्स्य। नोट पॉइंट क्या है?
प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये चीज़ें हमने बता दिया है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित करना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे कपास, सूत काटना और कपड़े बुनना। कपास कच्चा माल है जो भी प्राथमिक क्षेत्र से मिला है, जिससे हम सूत का निर्माण करेंगे और कपड़े बनाएंगे। गन्ना से चीनी और गुड़ बनाया जाता है। मिट्टी से ईंट बनाया जाता है। तो ईंट क्या है? द्वितीयक क्षेत्र है। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब दोस्तों, अगर उस 1951 और 2017-18 का कंपेयर करें प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र का जो परसेंटेज है वो 56% ऐसे पर्सन हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। कब संबंधित है? 1951 में। लेकिन 2017 और 18 के बीच में प्राथमिक क्षेत्र में यह परसेंटेज घट गया है। कितना आ गया है? 17% आ गया है। द्वितीयक क्षेत्र क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में 1951 में प्रत्येक व्यक्ति कितने प्रतिशत कार्य करते थे? 15% ही लोग थे। लेकिन 2017 और 18 में 29% लोग यहाँ पर क्या करने लगे हैं? कार्य करने लगे हैं। तृतीयक क्षेत्र 1951 में 29% था, लेकिन 2017 से 18 के बीच में कितना परसेंट आ गया? 54%। अब हम देखेंगे कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो कार्य के आधार पर जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो दो प्रकार के हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और संगठित क्षेत्र अपने भारत में केवल 10% है। असंगठित क्षेत्र के लोग जो हैं वो 90% लोग हैं। संगठित क्षेत्र में क्या किया जाता है? रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित कर दी जाती हैं। कर्मचारी को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। पेंशन प्रदान किया जाता है, बीमा करवाया जाता है। गवर्नमेंट जॉब संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राइवेट जॉब जो करते हैं वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इसमें अवकाश भी दिया जाता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र में क्या है? असंगठित क्षेत्र में स्वनियोजित श्रमिक आएंगे, वेतनभोगी मजदूर आएंगे, ये असंगठित क्षेत्र के अर्थव्यवस्था वाले लोग सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं। इस क्षेत्र के नियम और विनिमय होते हैं लेकिन अनुपालन नहीं होता है। नियमित रोजगार नहीं होता है किसमें? असंगठित क्षेत्र में। लेकिन संगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार होता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में जानें तो सार्वजनिक क्षेत्र है और निजी क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? अब किसी भी इकाई में अगर सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक है, और निजी क्षेत्र क्या है? यदि किसी निजी इकाई का, निजी क्षेत्र का की भागीदारी 50% से अधिक है तब उसको कहेंगे प्राइवेट या निजी। अब निजीकरण क्या है? निजीकरण में क्या होता है? निजीकरण में सरकारी कंपनी के 51% शेयर को क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। यानी 51% शेयर किसके पास है? निजी क्षेत्र के पास है और 49% क्षेत्र किसके पास है? सरकार के पास है। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा यानी वही उस पर क्या करेगा? वर्ग करेगा, इसलिए उसको कहा जाता है निजीकरण। क्या कहा जाता है? निजीकरण कहा जाता है। अब बात करें कि सरकारी कंपनी द्वारा जो शेयर बेचा जाता है उसको कहते क्या है? सरकारी कंपनी द्वारा जो शेयर बेचा जाता है उसको विनिवेश कहते हैं। राष्ट्रीयकरण क्या है? जब सरकार निजी कंपनी के 51% शेयर को खरीद लेती है तो उसको करते हैं राष्ट्रीयकरण कहलाती है। निजीकरण क्या है? जब निजी कंपनी सरकार के 51% शेयर को खरीद ले। लेकिन राष्ट्रीयकरण क्या है? जब सरकार निजी कंपनी के 51% शेयर को खरीद लेती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की परिभाषा क्या होती है? संकीर्ण अर्थ में मुद्रा की परिभाषा प्रोफेसर प्राइस ने दिया है कि जो केवल धात्विक सिक्के ही क्या होंगे? मुद्रा होंगे। विस्तृत अर्थ वाली परिभाषा क्या है? हार्टले ब्रदर्स ने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करे? कार्य करे। उचित अर्थ में मुद्रा की परिभाषा क्या है? डॉक्टर मार्शल ने कहा कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं को खरीदने में साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मुद्रा। यानी मुद्रा आप जब देने जाते हैं तो केवल उसको चेक करता है, उसको उस पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के वह वस्तुओं को आपको दे देता है। क्राउथर ने क्या कहा? क्राउथर ने कहा कोई वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में समानता सर्वग्राह हो
तथा उसके मूल्य मापन एवं मूल्य संचय का कार्य करती हो, जिसको कहते हैं मुद्रा कहलाती है। ठीक है। अब देखिए नोट पॉइंट क्या है, मुद्रा के मूल में उतार चढ़ाव जो होता है उसका अगर मीनिंग समझें तो उसकी मीनिंग होती है मुद्रा की क्रय शक्ति का घटना या बढ़ना। ठीक है। अब बात करें मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, तो पहला स्वरूप है मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति, दूसरा स्वरूप है मुद्रा संकुचन या मुद्रा विस्फीति, तीसरा प्रकार है मुद्रा अपस्फीति, चौथा प्रकार है मुद्रा संस्फीति। अब इसको हम एक एक करके डिटेल से इस पर समझेंगे कि ये सारी चीज़ें, ये विभिन्न स्वरूप मुद्रा के क्या हैं। ठीक है। तो आगे की ओर आइए हम देखते हैं, ध्यान देते हैं। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है, इन्फ्लेशन का अर्थ होता है फैलाव एवं प्रसार। जैसे अगर हम चीनी ले लें, मान लीजिए 2010 में चीनी 20 रुपये पर किलोग्राम थी, लेकिन 2015 में आते आते 30 रुपये पर किलोग्राम हो रही है। तो आप देख रहे हैं मुद्रा का फैलाव बढ़ रहा है, मुद्रा अधिक लग रही है। और आगे चलते हैं 2023 में तो 40 रुपये पर किलोग्राम या 42 रुपये पर किलोग्राम चीनी आपको दी जा रही है। ठीक है। यानी अगर शाब्दिक अर्थ समझें मुद्रास्फीति का, तो मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ है मुद्रा का प्रसार अथवा मुद्रा का बढ़ जाना अथवा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना। ठीक है। परिभाषा देखें मुद्रास्फीति की परिभाषा क्या है कि ऐसी प्रक्रिया जब उत्पत्ति की मात्रा की तुलना में मुद्रा का विस्तार अधिक हो जाता है। यानी जो उत्पादित सामान हो रहा है उसकी उत्पत्ति तो कम हो रही है, उत्पत्ति की मात्रा तो घट रही है, लेकिन मुद्रा का विस्तार अधिक हो जा रहा है, जिससे वस्तुओं के मूल्य क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। क्राउथर ने क्या कहा, क्राउथर ने कहा कि वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। पीगू ने क्या कहा, पीगू ने कहा जब मौद्रिक आय धन उपार्जन की क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा हो तो उसको हम मुद्रास्फीति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। अब समझें मुद्रास्फीति, तो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो लगातार वृद्धि होती जा रही है उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है। इस समय टमाटर देख रहे हैं 200 रुपये किलो, उसके आसपास जा रहा है। तो आप देख लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये है मुद्रास्फीति। परिभाषा क्या है, पूर्ण रोजगार के बिंदु के बाद कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं मुद्रास्फीति। और ये किसने कहा था, कीन्स ने कहा था। नोट पॉइंट देखें कि वस्तु की उत्पादन लागत में अगर वृद्धि हो और वस्तुओं के मूल्य में लागत में वृद्धि होने के कारण जो वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है उसको कहते हैं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। दूसरी परिभाषा अगर समझें मुद्रास्फीति की, तो महंगाई का बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। आगे की ओर चलें। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में पूर्ति की अपेक्षा जो तीव्र वृद्धि होती है उसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का कारण क्या है, ऑप्शन 1, सार्वजनिक सरकारी व्यय में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। हीनार्थ प्रबंधन के कारण मुद्रास्फीति आती है। उत्पादन स्तर में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति आती है। ठीक है। अब बात करें संतुलन अवस्था क्या है। ठीक है। 4 ± 2 के अनुसार अगर महंगाई हो तो उसे संतुलित अवस्था कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे की ओर चर्चा करें कि लक्षण एवं तीव्रता के आधार पर मुद्रास्फीति के कितने चरण होते हैं। तो मुद्रास्फीति के कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, इसको कहते हैं क्रीपिंग। जब दर 2% से 4% तक हो, मुद्रास्फीति दर कितनी हो, 2% से 4% हो, तो उसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। चलती हुई दौड़ती हुई मुद्रास्फीति क्या है, जब दर 5% से लेकर 10% तक हो जाए तो उसको चलती हुई या दौड़ती मुद्रास्फीति कहते हैं। उछलती हुई मुद्रास्फीति क्या है, जब मुद्रास्फीति दर 10 से 20% हो जाए तो उछलती हुई मुद्रास्फीति कहलाती है। सरपट भागती हुई या इसी को कहा जाता है अति मुद्रास्फीति। ठीक है, जो कि जब दर 20% से अधिक हो जाए। ठीक है, तो आपने सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति देखा था, कहाँ पे आई थी, जर्मनी और वेनेजुएला में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो विकास होता है मुद्रास्फीति के किस चरण में होता है सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें दर कम होगी, रेंगती हुई मुद्रास्फीति में होगी। अर्थव्यवस्था का विनाश कब होगा, जब अति सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति हो। ठीक है, मुद्रा का दर क्या हो, अधिक हो, रेट क्या हो, अधिक हो। भारत में सरपट भागती हुई मुद्रास्फीति कब आई थी,
1990 से 1992 ईस्वी में, और उस समय मुद्रास्फीति की जो दर थी वो क्या थी, वो 18% थी। कितनी परसेंट थी? 18% थी। आज का लेक्चर यहीं पे हम फिनिश करते हैं। कल हम चर्चा करेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार क्या हैं, मुद्रास्फीति के प्रकार का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, और उसमें अलग अलग तथ्यों को हम जांच करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।